हम्म तो आज शुरू करना था हमें रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ से है ना। देखो होता क्या है कि रेजिस्टेंस का भी तरीका होता है कैसे रजिस्ट करा जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि इन वेरियस इलेक्ट्रिक गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशंस वी नाउ देयरफॉर इंटेंट टू सी ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है ना। लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर नहीं होगा। अभी तक जैसे एक हुआ करता था, असल ज़िंदगी में हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे तुम्हारा फ़ोन हो गया, लैम्प हो गया, पंखा हो गया, ये सब एक टाइप का रेजिस्टेंस भी ऑफ़र करते हैं। ठीक है। तो देखो रजिस्टर इन सीरीज़ इस तरह से होता है। ये देखो रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 सीरीज़ में है ना, ये एक साथ लगे हैं। और रजिस्टर इन पैरेलल कुछ इस तरह से होता है। एक के देखो यहाँ पे देखो एक्स और वाई पॉइंट के बीच में, एक्स पॉइंट से जब करंट निकलेगा ना तो डिवाइड हो जाएगा 3 जगह पे, है ना। आधा करंट R1 पे चले जाए, आधा तो नहीं मतलब कितना भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। R1 पे, R2 पे, R3 पे करंट डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तीनों पे सेम टाइप ऑफ करंट जा रहा था, है ना। थोड़ा कंज्यूम हो जाता, दिखाते हैं, बताते हैं आपको रजिस्टर इन सीरीज़ क्या करता है, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो आप एक बात बताओ, सीरीज़ में रजिस्टर है तो इक्विवेलेंट क्या होगा। यानी जैसे बोलते हैं कि 3 बंदों ने जान लगाई, एक बंदा 20 किलो का सामान उठा सकता है, तो 3 बंदे कितने का उठा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ है। और अभी बताते हैं आपको, ठीक है। मैं सीधा बताता हूँ आपको, ऐसे कहानी वगैरह बोलूँगा तो तुम्हें समझ में। देखो, तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है ना। दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन और रजिस्टर इन सीरीज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। यानी एक पर्टिकुलर रजिस्टर पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस कौन नापता है, वोल्ट मीटर नापता है, ध्यान देना इस बात का। एमी मीटर क्या करता है, करंट नापता है। तो वोल्ट मीटर से हमने चेक करा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो एक रजिस्टर के आसपास है ना, वो तीनों के आसपास भी है। नहीं, क्या लिखा है इसमें कि वो तीनों के सम के बराबर है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ठीक है, क्या लाइन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन रजिस्टर इन सीरीज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर। तो V इक्वल टू IR होता है, करंट सब में सेम फ्लो कर रहा है ना, रजिस्टर ही तो बदल रहा है। तो R1 R2 R3 हट जाएगा और I से I कट जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया सीरीज़ में, S मतलब सीरीज़, R के नीचे S लिखा है ना, सम ऑफ रजिस्टर। यानी अगर 1 ओम 2 ओम 3 ओम साथ में होंगे तो 6 ओम आंसर आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, सिंपल। क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। देखो यह 4 ओम का रजिस्टर है, फिर बल्ब आ जाता है, फिर बैटरी भी लगी है, एमीमीटर भी लगा है, की भी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 20 ओम, और 4 ओम लगा है हमारा कंडक्टर। तो 4 में 20 जोड़ा 24 हो गया। तो 24 ओम का टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमारे 6 वोल्ट की है, तो करंट कितना हो जाएगा, 0.25 एम्पियर। ठीक है। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर सेपरेटली। अब सेपरेटली लगा के देखते हैं। वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। तो पोटेंशियल डिफरेंस लैम्प के अक्रॉस कितना आ गया, 5 वोल्ट। कैसे करा, आई इंटू आर कर दिया। लैम्प का रजिस्टेंस था 20 ओम, है ना। तो 20 ओम को मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, आ गया 5 वोल्ट। फिर अक्रॉस द कंडक्टर V2 क्या हो जाएगा, 4 ओम इंटू 0.25, तो 1 वोल्ट हो गया। समझ में आया। Suppose that we like to replace the series combination of electric lamps and conductor by a single equivalent resistance. Its resistance must be such that the potential difference of 6 volt across the battery terminal is cause the current इतना. The resistance of R is, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है ना। देखो क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि अब हमें ये बल्ब और अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए। बताओ क्या लें, 6 वोल्ट और 0.25 रहे, तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 6 डिवाइड कर देंगे, V बाय आई इज इक्वल टू आर हो जाता है। वो जो आर होगा वो टोटल होगा, तो 24 ओम आ गया। तो दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, है ना। क्वेश्चन कर लेने, वरना बाद में करा दूंगा। पैरेलल में क्या होता है
यहाँ थोड़ा अलग चक्कर है। यहाँ देखो करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। यानी अगर यहाँ से अगर एक करंट है हमारा 5 एम्पियर का, तो आधा हमारा 2 एम्पियर उसमें चला गया, 1 एम्पियर उसमें चला गया, 2 एम्पियर नीचे चला गया, ऐसे जाएगा। ठीक है, वो कितना जाएगा डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो टोटल करंट होगा वो सम ऑफ बाकी करंट होगा, है ना। देखने से ही पता चल रहा है, डिवाइड हो रहा है फिर आगे जाके जुड़ जा रहा है, तो सम ऑफ करंट होगा टोटल करंट। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, और आर चेंज हो रहा है, वोल्टेज सेम है क्योंकि टर्मिनल सेम है ना। पॉइंट्स एक्स और वाई या ए बी जो भी हैं, कोने कोने के पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट है, तो फिर वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, इक्वल टू में 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज़ का रेजिस्टेंस। तो वी में कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस जॉइन इन पैरेलल का रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल, है ना। यानी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस हैं उन सब का रेसिप्रोकल कर दो, फिर उन सबको ऐड कर दो, वो जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ आएगा। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी मगर क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा। बस फॉर्मूला दिमाग में रखना कि 1/RP, यानी RP मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इज इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3 का सम, है ना। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट डायग्राम फिगर 12.10 में 10 में दे रखा है, और हमें बताना है ये सारी चीज़ें, करंट या टोटल करंट या सर्किट का रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, हमें R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट का। ठीक है, तो I1 करंट है और R1 के अक्रॉस है, तो I1 कितना आ जाएगा, 12/5। कैसे, देखो करंट जब बढ़ता है तो सेम वोल्टेज लेके बढ़ता है, ध्यान देने इस बात का। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। तो यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस था और 12 वोल्ट हमारा वोल्टेज था, तो 12/5 हो गया 2.4। अगर रेजिस्टेंस मान लो बढ़ गया, जैसे दूसरे में 10 ओम हो गया, है ना, क्योंकि हमारे पास 3 अप्लायंसेस थे अलग अलग रेजिस्टेंस के, तो अब 10 ओम का हो गया तो कितना होगा, 12/10 हो गया 1.2 एम्पियर, और 30 ओम का हो गया तो 0.4 एम्पियर, यानी इतना इतना करंट सबको मिला। तो टोटल करंट कितना हो गया, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, दैट इज़ 4 एम्पियर। यानी 4 एम्पियर करंट हो गया हमारा टोटल। अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये सारे हम आंसर बता रहे हैं, बताए क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, उन सब के आंसर हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1, तो 1/R5 1/R10 1/R30 को ऐड करा तो आगे 1/3, तो RP कितना हो गया 3 ओम। यही था हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर। ठीक है, इंडिविजुअल का निकाला हमने, फिर हमने टोटल निकाला करंट, उन सब का टोटल कर दिया, और तीसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलें तो आपको पता है सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, सिंपल। पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ऐड करना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिगर कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं इन फिगर 12.12 R1 दे रखा है 10 ओम। फिगर देखना, R1 10 ओम, R2 40, R3 30, R4 R5, यानी इतने सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और 12 वोल्ट का हमारे पास बैटरी पड़ा है। तो बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस बता दो पहले सर्किट में, उसके बाद टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल करंट की बात हो रही है। तो आते हैं पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस में क्या चक्कर है, देखो R1 R2 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट निकालो, फिर R3 R4 R5 पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट निकालो, फिर अब जो इक्विवेलेंट आए दोनों के, वो दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे, तो उन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया 18 ओम। समझ में आया करना क्या है, पैरेलल वालों को सिंप्लीफाई करके सीरीज़ वाले बन जाएंगे दो, तो R1 R2 मिलके एक अकेला रजिस्टर बन जाएगा, है ना, R पैरेलल। तो यहाँ पे इन्होंने R डैश वगैरह ले रखा है, R डैश R डबल डैश,
ठीक है, तो 10 ओम आ गया, मतलब 18 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। कह रहे हैं दस द टोटल रेजिस्टेंस इज 18 ओम, टू कैलकुलेट द करंट वी यूज़ ओम्स लॉ। है ना, आप बोल रहे टोटल करंट बताओ, तो आप बताओ, आपको वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस भी आ गया, तो करंट नहीं आ जाएगा? क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो यहाँ से आ गया 0.67 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। करंट कांस्टेंट रहता है सीरीज में, ध्यान देना। दस इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिबल टू कनेक्ट बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज, है ना। अब क्या होता है सीरीज़ में, क्या होता है, करंट सेम रहता है, तो अब तुम बल्ब और हीटर को एक साथ लगाओगे तो क्या दोनों को एक करंट की ज़रूरत होगी? नहीं, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू। यानी अगर तुम्हारा जितने में हीटर काम करेगा उतने में तुम्हारा बल्ब फट जाएगा, ठीक, इतनी ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर दिया तुमने तो, है ना। वही है, वही बात है कि आगे आगे वाले को ज़्यादा सप्लाई चाहिए तो तुम पीछे वाले को तंग नहीं कर सकते, हर किसी की अपनी डिमांड है ना। तो अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज इज़ दैट when वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट ब्रोक, नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। तो देखो पेपर में पूछा जा सकता है कि सीरीज और पैरेलल में से क्या बेटर है और क्यों बेटर है। तो पैरेलल बेटर है, और सीरीज़ क्यों ख़राब है? क्योंकि पहली बात तो करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, तो अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको करंट की वैल्यूज़ मिलेगी, यानी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। अगर तुमने कैसे ना कैसे करके करंट को बढ़ा भी दिया, है ना, ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करके, तुम्हारे अप्लायंस ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर और बल्ब, लाइट बल्ब दोनों सेम करंट लेंगे, तो एक डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट कि अगर सीरीज़ का एक भी अप्लायंस अगर ख़राब हो जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया तो फिर ओपन सर्किट, यानी करंट का फ्लो ही नहीं होगा, यानी सारे अप्लायंस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो अंतर होते हैं जब भी पूछा जाए तो। जैसे तुम दिवाली में लड़ी देखते हो, है ना, दिवाली में लोग लड़ी लगाते हैं, तो जो चाइनीज़ वाली होती हैं वो क्या होता है, एक लड़ी ख़राब हो जाती है तो पूरी रो ख़राब हो जाती है ना, मतलब एक तार कटने से पूरी लड़ी की रो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सीरीज़ में होते हैं। अगर पैरेलल में लगाई होती तो ऐसे नौबत नहीं आती, है ना। ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट्स टू डेकोरेट बिल्ड, हाँ देखो वही सब कहानी सुना दी इन्होंने भी। फेरी लाइट्स को इन्होंने लड़ी बोलते हैं हम अपनी हिंदी भाषा में। ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड करंट, हाँ ये सब चीज़ें मैं बता ही गया तुम्हें। क्वेश्चन आंसर कर लेना। हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं फटाफट से। देखो तुम देखते हो कि बल्ब गर्म हो जाता है, क्या बोलते हो, है ना। तो द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, कोई नई बात नहीं है, जिससे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं और करंट का फ्लो होता है, ठीक है। दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सटेंड इट्स एनर्जी, एनर्जी बढ़ानी होती है, और उसका एनर्जी जाती है कहाँ है, वो एनर्जी मेंटेन हो जाती है यूज़फुल वर्क में, ठीक है। जैसे ब्लेड रोटेट होती है, तुमने देखा होगा मोटर, वो जो मोटर होती है घूमने वाली ब्लेड, पंखा बनाते हो प्रैक्टिकल करते हो, है ना, मॉडल जब बनाते हो उसमें हर कोई पंखा बना के रखता है, वो जाइंट व्हील है ना, वैसा कुछ, तो उसमें मोटर को घुमाने में काम आ जाती है। रेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी में बी एक्सपैंड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे तुम अपने घर का ही पंखा ले लो, कहीं और मत जाओ, तुम कभी पंखा चला के रखना और बंद कर देना, थोड़ी देर बाद जब पंखा रुक जाए तो हाथ लगाना उसके सेंटर पे, तो गर्म होगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी तो चलो पंखे को रोटेट करने में जा रही है, मगर कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है हीट जनरेट कर रही है, ठीक है। क्यों होता है ये? अपोजिशन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट जनरेट होती है। जैसे हमारा हीटर है या कॉयल है, तुमने देखे हो क्या होता है, रॉड कहते हैं ना उसको, सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए रॉड इस्तेमाल होती है, क्या करती है वो, लूप बना देती है, इतना रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस का लूप बना दिया, यानी एक जगह पे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया, है ना, वही हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ये बताते हैं आपको आगे, ठीक है। ये सब तो कहानियाँ हैं, अब एक बार पढ़ लेना इसको कि ऑन द अदर हैंड इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, द कॉन्फिगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ओनली कलेक्ट टू बैटरी, द सोर्स कंटिन्यूसली गेट डेसिपेट एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। डेसिपेट यानी रिलीज़ करना, ठीक है, एनर्जी को हीट की फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। जैसा मैं अभी आपको बताया, एक रॉड क्या करती है, पानी गर्म करने वाली रॉड,
उसका कोई काम थोड़ी है, बस एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, और सारा वो जो होता है करंट जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी जो होती है हीट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे एग्जांपल क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट है, और दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज हीटिंग इफेक्ट हीटर, या फिर तुम प्रेस करते हो आयरन पे, है ना। तो मान लो कि देखो एक फार्मूला है, P इज इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी। सिंपल सा है कि देखो जब भी तुम फार्मूला लिखोगे फिज़िक्स में या फिर आगे भी कभी भी, तो हमेशा ऐसे ही तुम वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, तुम्हें वी का मतलब भी लिखना पड़ेगा, वी होता क्या है। देखो सबको पता है क्यू मतलब चार्ज है, मगर तुम लिखोगे नहीं ना, मानेंगे नहीं हम। तो कंसीडर अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लेते हैं टी टाइम के लिए, और क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इन पोटेंशियल डिफरेंस वी क्यू। वर्क डन पढ़ा है ना तुमने, कहाँ पढ़ा है ये, कक्षा 9वीं में पढ़ा था, है ना। मैं आपको बताया था कि वहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे एक और होता है वर्क डन जिसका यहाँ पे जिक्र है, वो होता है वोल्टेज इनटू चार्ज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड वी। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। तो सोर्स को वी क्यू एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टी टाइम पे, हेंस द पावर इनपुट ऑफ द सर्किट बाय द सोर्स इज इक्वल्स टू वी क्यू बाय टी, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन कितना है, वी क्यू है, तो हमारा आ गया वी आई, क्योंकि क्यू बाई टी कितना होता है। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझाई थी तो क्या बोला था, चार्ज पर यूनिट टाइम बोला था ना, तो इसलिए क्यू बाई टी हमारा आई हो गया, यानी पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज़ पी इंटू टी। तो एनर्जी सप्लाई जो हो रही है वो पी इंटू टी हो रही है, ठीक है, नहीं पावर इंटू टाइम। ये एनर्जी की बात बता रहा हूँ मैं पावर और एनर्जी में अंतर क्या है समझ में आया क्या होगा, है ना। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वी टी आई, वी आई टी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टी यानी टाइम है। तो बोल रहे हैं दिस एनर्जी गेट डेसिपेटेड इन रजिस्टर एज हीट, है ना। तो ये एनर्जी क्या है एक्चुअली में, हीट एनर्जी है, तो एच बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, ई की जगह एच बोल देते हैं। क्या आप बोलने में क्या जा रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो गई वी आई टी, वी यानी वोल्टेज, आई यानी करंट, टी यानी टाइम, कितने टाइम के लिए हीट कितने टाइम के लिए तुमने करंट प्रोवाइड करा, कितना वोल्ट का डिफरेंस था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा सर्किट है भाई। और यहाँ पे सिंपली क्या करा मैंने, वी आई टी बोला था ना, यहाँ पे आई की जगह क्या कर दिया हमने, सॉरी वी की जगह क्या कर दिया, आई आर कर दिया, तो आई स्क्वायर आर टी हो गया, ठीक है। तो इसको तो क्या होता है जुबान पे चढ़ जाता है, ये आगे 12वीं में भी आएगा तुम्हारे। तो जब भी कोई पूछेगा कि एच क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोलते हैं, वी आई टी बोलते हैं ना, तो ये याद हो जाता है एक तरह से। याद मत करना, क्वेश्चन करना तुम अपने आप हो जाएगा। तो इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया आपको कि ये पावर, ये वर्क डन अपॉन टाइम, फिर पावर आया, फिर पावर से एनर्जी आई, एनर्जी मतलब हीट डेसिपेटेड, यानी एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। फिर यहाँ पे आई पे हमने ओम्स लॉ लगा के, सॉरी वी पे हमने ओम्स लॉ लगा के आई स्क्वायर आर टी कर दिया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। और ये क्या बताता है कि ये रजिस्टर क्या लिखा है कि द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस, यानी हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के लिए, जितना ज़्यादा करंट डालोगे उतना हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस गिवन, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, है ना। अब तुम प्रेस को ज़्यादा देर तक गर्म करते हो तो कपड़ा जल जाता है ना, ज़्यादा देर तक, शुरू शुरू में ठंडा रहता है, क्योंकि टाइम डिपेंड करता है ना। तुमने फुल तुमने करंट दिया, फिर टाइम कम करना पड़ जाएगा, मतलब काम टाइम अगर कम करोगे तो करंट को बढ़ाना पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये सब डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, कहाँ पे थे हम, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड to a known voltage source is use the current using relation V equal to V by R, I equal to V by R। मान लो अगर तुम्हें बैटरी का तुम्हें वोल्टेज दे रखा है तो तुम करंट कैसे निकालोगे, V by R कर देना, ठीक है। ये तो हमें लॉजिकली पता ही है। क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, वैल्यूज़ दे रखी हैं। अच्छा यहाँ पे ये W है, ठीक है, वॉट है, इसको हम वॉट कहते हैं,
देखा होगा बल्ब के पीछे लिखा होता है। तो आयरन का कितना एनर्जी लेता है, 840 वाट की जब हीट करेंगे मैक्सिमम रेट है, एंड 360 वाट की जब हीटिंग एट द मिनिमम। तो वोल्टेज दे रखा है, व्हाट आर द करंट, ठीक है। तो करंट और रेजिस्टेंस बताना है मैक्सिमम मिनिमम के केस में। तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी होता है, क्योंकि पी इक्वल टू वी आई होता है ना। तो आई निकाल देंगे हम पी बाई वी से, पहले केस में निकाल दिया, और आई आ गया तो वी बाई आई करके आर आ जाएगा। तो हमने आई आर ऐसे ही दोनों केस में निकाले। तो अब देख के पता ही चल जाएगा तुम्हें, है ना। क्वेश्चन में इतना ही पूछा था। वैसे क्या करा, पी इक्वल टू वी आई का फॉर्मूले का यूज़ करा, दूसरा वी इक्वल टू आई आर का, इन दो फार्मूले का यूज़ करके आंसर आ गया। देखो यूनिट लगाना मत भूलना, एम्पियर, वोल्ट या ओम, है ना, नंबर कट जाते हैं। 12.11 पे आते हैं, 11 पे आते हैं। 10 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टेंस, ठीक है। टाइम भी दे रखा है, सेकंड भी बोल रखा है। बोल रहे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो एच दे रखा है 100 जूल था। रजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, वोल्टेज बताओ। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई कितना होगा, रूट अंडर एच बाई आर टी। सारी वैल्यूज डालो, 5 आंसर आ गया, 5 एम्पियर। उसके बाद करंट आ गया, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाओ, आंसर आ गया। तो 20 वोल्ट हमारा एनर्जी हो गया। था कुछ इसमें, है ना। ये थे हमारे क्वेश्चंस, तुम कर लेना एक बार इन टेक्स्ट वाले। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी, द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इन मैनी केसेस इट इज़ अनडिज़ायरेबल एज इट कन्वर्ट यूजफुल एनर्जी इनटू हीट। हाँ देखो, थोड़ा रुकना थोड़ा, हाँ देखो, तुम हीटर के केस में तुम पानी गर्म करने के लिए तुम कर रहे हो तो चलेगा, मगर तुम पंखे को गर्म कर रहे हो, तुम बल्ब को गर्म कर रहे हो, ये ज़्यादा हो गया, है ना। यानी हीटिंग इफेक्ट एक पल के लिए तो ठीक है, मगर ज़्यादा नहीं, है ना। तुम बेवजह की गर्मी कर रहे हो। गर्मियों में मान लो, गर्मियों में पंखा गर्म हो रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है ना, ये सारी चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि द अनअवॉइडेबल हीट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपोनेंट का टेम्परेचर ही बढ़ जाए। ये सब कैसे होता है। तो देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोग आ गए थे, है ना। तो मैं तुम्हें बता दूँ क्या पढ़ा मैंने।
पढ़ा क्या मतलब, वही है, तुम्हें पता है ये बात। बोलने की जैसे आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, पहले आया करते थे हमारे 10 रुपये वाले बल्ब। तो होता क्या था, 10 तो अब तुम्हें मजाक लग रहा होगा मगर आते थे पहले, है ना, 0 वाट बल्ब बोलते थे उनको। तो होता क्या था, उसमें टंगस्टन की फिलामेंट होती थी, तो वो गर्म हो जाती थी ना, तो ग्लो करती थी, जिसकी वजह से हमें लाइट आती थी, है ना। याद होगा अगर तुम्हें, किसी को येलो कलर की लाइट होती थी वो, या ऑरेंज कलर की कह दो, सन की तरह। अब तो एकदम ख़त्म हो गए हैं, एलईडी जब से आया है, ठीक है। एलईडी अलग ही कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ जाएगा जब तुम 12वीं में पढ़ोगे तो, है ना। फ़िलहाल यहाँ सुनो, तो वो जो है टंगस्टन की बनी होती थी फिलामेंट, तो हीटिंग इफ़ेक्ट वहाँ पे काम आता था, क्योंकि इतना गर्म हो जाता था कि देखो, टंगस्टन जैसी चीज़ें एलॉय, मतलब टंगस्टन जैसी चीज़ें जो है, इनका बहुत हाई टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तब मेल्ट होंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिक्कत क्या होती है, मतलब तुम देखते हो ना, कांच का बना होता है गिलास, तो उसके अंदर ना गैसें जैसे नाइट्रोजन या आर्गन जैसी इनर्ट गैसें डाल रखी होती हैं, कि जिससे मेंटेन रहे सिस्टम, है ना। तो इस तरह से ग्लो करता था वो। सेकंड थिंग आ जाती है हमारी फ्यूज़, अगर तुम्हें पता हो तो। देखो कुछ जगह क्या होती है, फ्यूज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, करंट का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है गांव वगैरह में। आजकल तो चलो सरकार ने हमारा ध्यान रखा है बहुत अच्छे से, मतलब सरकार क्या, एक तरह से इस चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है। फ्यूज़ कैसे होता है, तुम्हारा एक मोम की तरह है जैसे, ठीक है। मान लो जैसे मोम पिघल जाती है ना, कैंडल है ना, वैक्स कहते हैं उसको। तो फ्यूज़ इस तरह से होता है, अगर तुम्हारा करंट ज़्यादा ही आ गया ना, तो बेचारा मोम पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक कर देगा, ऐसा कुछ। क्यों भाई ऐसा, देखो मान लो कि, देखो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे ये सारे अप्लाइंसेज है तुम्हारे में, और 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नीचे एग्जांपल देखो, और तुम्हारे घर पे 220 वाट की पोटेंशियल डिफरेंस आती, मतलब तुम्हारे घर पे 220 वाट की वोल्टेज आती है, ठीक है। ऐसा ये भारत में कॉमन है, ठीक है, मतलब हर घर में 220 वाट आता ही है। तो इतने वाट का तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वोल्टेज आता है, और क्या हुआ, द करंट 1000/220 होगी, यानी 4.54, यानी एक घर पे आम करंट जो होगा वो 4.54 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मान लो अचानक से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ज़्यादा करंट आ जाता है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक फ्यूज़ लगाएंगे 5 एम्पियर का। मान लो 8 एम्पियर का करंट आ गया, 5 वाला पिघल जाएगा, जैसे ही पिघला सर्किट ब्रेक, तो करंट आगे ही नहीं पास हो पाएगा, है ना। हम बच गए इसका मतलब, क्योंकि एक बार करंट आगे पास हो गया, सारे अप्लायंस ख़राब हो जाएंगे, तुम्हारा चार्जर ख़त्म, है ना, जो तुम्हारे टीवी का सेट ख़त्म, मतलब सेट क्या, वो एकदम फ्यूज़ उड़ा देगा, है ना। तो आजकल तो क्या आ गया, एमसीबी टाइप भी आ गया, तो फ्यूज़ होते थे, एमसीबी भी होते थे, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे दे रखा होगा क्या, नहीं दे रखा। पावर क्या होता है, P=VI होता है, I² R होता है, और 1 वाट क्या होता है, 1 वोल्ट × 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, किलो वाट नाम की चीज़ आ गई है, क्योंकि वाट जो है छोटी टर्म है, हम किलो वाट में पावर यूज़ करते हैं, है ना। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, टाइम भी आ जाता है, पावर इंटू टाइम, है ना। तो यहाँ पे पावर इंटू टाइम करा, वाट किसकी यूनिट है, पावर की। तो 1000 वाट यानी किलो वाट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में इतने सेकंड होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3.6 इंटू 10 जूल आ गई, 6 जूल, है ना। तो ये होता है 1 किलोवाट आवर, या इसको यूनिट, कितना यूनिट आया तुम्हारा बिजली, ये सुना होगा तुमने, है ना। जो बिजली का बिल आता है कितना यूनिट आता है, तो वो यूनिट मतलब होता है हमारा 3.6 इंटू 10 जूल, या इतना बड़ा बोलने से अच्छा 1 किलोवाट आवर बोल दो। तो एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर। तो मैनी पीपल थिंक द electrons are consumed in electric circuit. This is wrong. We pay the electric board or electric company to provide energy to move electron, not through the electrical gadget like bulb, fans. We pay the energy that we use. हाँ, तो ये कुछ सोचते हैं कि हम इसलिए पैसे देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, क्योंकि वो हमें इलेक्ट्रॉन देते हैं। नहीं भाई, वो हमें एनर्जी देते हैं, वो हमें पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं गैजेट में। अच्छा था ना, ये पता नहीं होगा तुम्हें, है ना, तभी मोर टू नो में था। VI होता है, P=, डाला, आंसर आ गया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चक्कर है।
30 दिन की बात है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 घंटे पर दिन है, तो पता है क्या करना है। 400 वोट से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 96000 वाट आर यानी 96 किलो वाट आर यानी 96 यूनिट आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर 30 दिन के लिए क्या हो जाएगी, 280 रुपये, है ना, इतना ही होता है लगभग। अब तो फ्री करवा दिया है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर है, और हमारे एक्सरसाइज ये आ जाती है, क्या बोलते हैं इसको, समरी आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि समरी जो है, मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर समरी एक्सरसाइज ये सारे एक साथ करवा दूँ। समरी में तुम्हें रिवाइज हो जाएगा, और क्वेश्चन आंसर करते करते तो तुम्हारा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।